तो देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी खोज किस तरह से हुई और इसका अंत किस तरह से हुआ, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले एक विद्वान के नाम आती है 1826 में एक विद्वान हुए हैं चार्ल्स मैसन नाम के। ठीक है, वो क्या करता था, फौजदारी के अंदर था, यानी फौज के अंदर काम करता था, लेकिन उसको प्राचीन सिक्के वगैरह ढूंढने का ज़्यादा शौक था। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से लगाव हो जाने के कारण वो उसके पीछे भागता है। तो उसी तरह से चार्ल्स मैसन भी क्या करता है कि पुराने सिक्के वगैरह कहाँ पे भी मिल जाए वहाँ उसको ढूंढने के लिए या अलग अलग से प्राप्त करने के लिए वो चल निकल पड़ता है। और उसी तरह से वो आ जाता है कहाँ पे, भारत के अंदर, यहाँ पे अपनी फौजदारी वगैरह सब छोड़ छाड़ के, मतलब इस्तीफा वगैरह देके, और यहाँ पे आ जाता है वो खोज करने के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे सिक्के वगैरह प्राप्त होते हैं, कहीं पे क्या प्राप्त होता है तो कहीं पे क्या प्राप्त होता है, वापस जाता है और इसने अपनी एक पुस्तक लिखती है जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ साक्ष्य यानी कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसकी खोज का इसको श्रेय दिया जाता है। यानी 1826 में चार्ल्स मैसन को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जनक माना जाता है। मतलब इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई। उसके बाद में एक विद्वान इसी के तरीके का जो 1850 में आता है, और वो नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस सभ्यता के ऊपर निरीक्षण किया जाता है। सबसे पहले जो निरीक्षण किया 1850 में वो किया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसका भी इंटरेस्ट था इन चीज़ें, यानी पुरानी चीज़ों की खोज करने में या उनके ऊपर निरीक्षण करने के अंदर इनका भी इंटरेस्ट था। इनका भी मतलब क्या कैसे लगाव था, जिस लगाव के कारण इसने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खोज करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई जो 1861 में की गई, ASI की स्थापना, जिसमें क्या किया कि पुराने जो भी स्रोत होते थे उनका निरीक्षण किया जाता था या उनके ऊपर चर्चा होती थी। ठीक है, एक टीम बना ली गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ये सभी होता है, इसको हम एक एक करके बात करते हैं। तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा इसकी खोज की गई। यानी सबसे पहले खोज की गई 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा, और 1850 में इसके ऊपर निरीक्षण किया किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, बात यहाँ पे आ गई। तब ही 1854 के अंदर यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस टाइम पे ये ज़्यादा वर्चस्व में आती है क्योंकि 1854 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेलवे लाइन के अंदर ईंटों की ज़रूरत थी, और ईंटें कहाँ से लाई गई, वो हड़प्पा नामक स्थान के ऊपर, क्योंकि 2 बर्तन बंधु थे, उन बर्तन बंधुओं के द्वारा ईंट की खोज के लिए तलाश की गई कि ईंट कहाँ से लाए। तो यहाँ के कुछ लोकल लोग थे, वो मजदूर वगैरह हम कह सकते हैं। मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए कहीं पे भी जाता है तो वहाँ की ईंटों के बारे में बताए कि वहाँ पे खंडर वगैरह है, वहाँ से ईंटें ले आओ और यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इस ओर फिर भी ध्यान नहीं गया, लेकिन ईंटें यहाँ से ले जाए वहाँ पे मतलब रेलवे लाइन के ऊपर बिछाई जाने लग गई। बात यहाँ पे होती है, यानी लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन, लाहौर से कराची के मध्य इन ईंटों का प्रयोग किया गया। बात कहाँ पे हो जाती है, 1854 की। 1861 में किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ASI की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना यानी इसका जनक किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो बात यहाँ पे हो गई कि इसका जनक किसको बोला जाता है। तो उस टाइम में इनके द्वारा यानी 1861 में इसने स्थापना कर दी किसकी, ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने पुरातात्विक स्रोत यानी इस विभाग की स्थापना कर दी किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो इसी को महानिदेशक बना दिया गया, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही सबसे पहला महानिदेशक बना दिया गया। ठीक है, उस टाइम पे, कब, 1861 में। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि इस तरह से यहाँ पे आई बात। इस टाइम पे बात मतलब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई, लेकिन बात आती है जब बनता है इसे ही
ASI का यानी पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनता है जॉर्ज मोर्सल, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये बनता है यहाँ का महानिदेशक। उस टाइम पे दयाराम साहनी को कहा जाता है इस यहाँ पे खोज करने के लिए, मतलब हड़प्पा के अंदर बार बार कुछ ना कुछ मिल ही रहा था, तो इसने कहा कि जाओ वहाँ पे खोज करो, तो इसने दयाराम साहनी को भेजा। ठीक है, दयाराम साहनी, बात यहाँ से दोबारा शुरू होना है, मतलब इसकी खोज का शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, मुख्य शुरुआत। तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसकी खोज करने के लिए, हड़प्पा नामक स्थान की खोज करने के लिए इसको भेजा जाता है, और इसने खोज की जाती है। और यहाँ की खोज करने के लिए जो दयाराम साहनी है उसके द्वारा यहाँ पे मोहर मिलती है, कहाँ पे, हड़प्पा नामक स्थान पर इसको मोहर मिलती है। मोहर के साथ और भी अन्य सामान मिलते हैं, लेकिन मोहर मुख्य मानी जाती है। और दूसरी ओर, यानी ये बात होगी 1921 की, और 1922 में राखलदास बनर्जी को क्या मिलती है, इसको मिलती है मोहनजोदारो के अंदर एक मोहर मिलती है, यानी दोनों जगह से मोहर मिलती है। और ये मोहर को कहाँ पे ले जाते हैं, ये मोहर को ले जाते हैं कहाँ पे, जॉर्ज थॉमस के पास, क्योंकि ये महानिदेशक था पुरातत्व विभाग का और पुरानी चीज़ें, ये मोहर को कहाँ ले जाते हैं, ये मोहर को ले जाते हैं जॉर्ज थॉमस के पास। और यहाँ पे इसको पता चलता है, यानी दोनों जो सिक्के या मोहर थी वो दोनों एक ही समय की मानी जाती है, एक ही काल की मानी जाती है। तो इसने, जॉर्ज थॉमस है, इसके द्वारा इस जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता का विधिवत घोषणा कर दी, यानी हड़प्पा की सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किसके द्वारा की गई, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसकी विधिवत, यानी पाए जाने की विधिवत घोषणा कर दी जाती है। बात यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, इसके बाद ही में स्थल है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता का जो खोज का श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी को जाता है। किस, कब की, 1921 में। उसके बाद में फिर खोज की गई राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की। ठीक है, इनकी बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की, कि इसके अलग अलग नाम किस तरह से आए। ठीक है, सामने किस तरह से आए नाम, उसको एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सबसे पहले, यानी इसका विकास या ये फली फूली किस किनारे, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे ही क्यों घूमी, मतलब फली फूली ये यहाँ पे ही क्यों मिली, क्योंकि प्राचीन समय में एक जल का स्रोत सिर्फ नदी हुआ करती थी, इसलिए नदी के किनारे पर ही यहाँ के लोगों के द्वारा बसा जाता है। या दैनिक उपयोग में जल की आवश्यकता होती है, और उस उपयोग में मतलब दूर से ना लाना पड़े, क्योंकि उस टाइम में भी जैसे आजकल तो क्या करते हैं, जमीन के नीचे से, मतलब धरती के नीचे से पानी निकालने के तरह के औजार हो गए, उस तरह में नहीं थे, लेकिन एक नदी थी, एक स्रोत वहाँ पे आई थी, तो उसी के स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता है वो फली फूली। ठीक है, उसी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, एक नाम तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, एक हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले जो स्थान मिला दयाराम साहनी के द्वारा, जो स्थान खोजा गया था, या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो स्थान खोजा गया वो हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तीसरी, इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। नगरीय सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता बोला जाता है। चौथी बोला जाता है इसे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक होता था, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांस्य नामक धातु के इसके अंदर प्रयोग होता था। पांचवी से सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता भी इस सभ्यता को बोला जाता है। छठवीं है वो है सुमेरियन सभ्यता की बेटी।
ठीक है, इस सभ्यता को बोला जाता है। ये बात हो गई नाम के संदर्भ में। अब बात करते हैं इसके काम के संदर्भ में कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहाँ था, कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, इन सभी बातों पर। तो हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में इस मतलब जो अंतिम छोर मानते हैं कि सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, पश्चिम में कहाँ तक, पूर्व में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है, जिसे हम मांडा बोलते हैं। मांडा नामक स्थान पर पड़ता है, जो झेलम नदी, चेनाब नदी के किनारे, नहीं चेनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है बेहमाबाद। कहाँ पे पड़ता है ये? महाराष्ट्र के अंदर। किस नदी के किनारे? तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु है आलमगीर, यूपी के अंदर पड़ता है। आलमगीर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के अंदर। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, बात करें सबसे पूर्व की, जो पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र पाया जाता है, ये है सूतकांगेडोर। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। यानी इस तरह से इसका जो विस्तार हो पाया जाता है। सबसे उत्तर में कहाँ पे पाई जाती है? मांडा नामक स्थान है जम्मू कश्मीर के अंदर। चेनाब नदी को सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है, वो माना जाता है आलमगीर, यूपी के अंदर पड़ता है, जो कौन सी नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिणतम बिंदु दहमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु सूतकांगेडोर है, दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आशा करूँगा अगले वीडियो में थोड़े और आराम से पढ़ाऊँ। एक कहानी के रूप में समझाना था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रहा हूँ। अब इसके विस्तार की बात करें तो कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसकी औसत बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। इसकी दक्षिण से उत्तरतम बिंदु की मतलब लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, बात हो गई इसके क्षेत्रफल की। और क्या रह गया इसमें? बस यही बात करना था। अब बात करेंगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी और क्या क्या यहाँ पे काम किया जाता था, क्या इसके विशेषता थी। तो सबसे पहले बात करें इसकी लिपि की कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाव के आधार पर ही यहाँ पे लिपि बनाई गई थी। ठीक है, लिपि कैसी थी? लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मतलब यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिपि थी वो इस तरह की थी, मतलब कुछ इस तरह से बना दिया जाता था, कुछ इस तरह से बना दिया जाता था, या फिर मान लीजिए कुछ इस तरह से बना दिया जाता था, या फिर कुछ ही मान लीजिए ऐसे वगैरह, मतलब कुछ ही बना दिया गया था जिसके आधार पर इसको लिपि माना जाता है। इसको पढ़ा तो गया नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत समझा गया है। कुछ विद्वान हैं इसके ऊपर खूब काम कर चुके, लेकिन उनकी बस की बात नहीं है और नहीं कर पा रही हैं आगे। ठीक है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ठीक, ये बात हो गई। यहाँ पे पूजा किसकी की जाती थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा भी की जाती होगी किसी की, तो यहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती थी, पशुपति की। इसके अलावा वृक्षों की भी पूजा की जाती, पशुओं की भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसके अलावा उर्वरता की देवी की भी पूजा की जाती थी। अन्य है। ठीक है,
अब देखिए पूजा तो की जाती थी, लेकिन इसकी एक खास बात थी, लेकिन मंदिरों का यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ था, यहाँ पे मंदिर नहीं थे, मंदिर नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पे पूजा तो की जाती थी पशुपति की, वृक्ष से, पशु, मातृ देवी, उर्वरता की देवी व अन्य की जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, मंदिर नहीं मिले हैं। ठीक है, बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है भिरडाणा। भिरडाणा क्षेत्र है जो कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, ये अभी प्राचीन में खोजा गया है, ये सबसे बड़ा स्थल है। कब खोजा गया है, 2014 में खोजा गया है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो गया, एक क्षेत्र और है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है मोहनजोदारो। कब खोजा गया था, जब 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा ये क्षेत्र है वो खोजा गया था। बात यहाँ तक आ गई है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।